राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन को बंगाल और असम में मिली कामयाबी तमिलनाडु और केरल में मिली उसकी नाकामयाबी से बहुत हद तक बराबर हो जाती है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 2026 के विधानसभा चुनावों के नतीजे कई ऐसे कारकों को रेखांकित करते हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और संघीय गणराज्य के तौर पर भारत की दिशा को प्रभावित करेंगे। असम और पुडुचेरी में जहां भाजपा एवं उसके सहयोगी दलों ने सत्ता बरकरार रखी, वहीं अन्य 3 राज्यों में सत्ताधारी दल जनमत में आए बदलाव की प्रचंड लहर में बह गए। असम में पहली दफा भाजपा ने अकेले दम पर बहुमत के लिए जरूरी 64 सीटों का आंकड़ा पार किया और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 126 सदस्यीय विधानसभा में 101 सीटें जीती। कांग्रेस के लिए ये अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। यहां तक कि उसके खाते में असम आंदोलन के बाद 1985 में हासिल की गई सीटों की संख्या से भी कम सीटें आईं। रायजोर दल और असम जातीय परिषद समेत कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए के भीतर के दल मुख्य रूप से असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट कुछ सीटें जीतने में कामयाब रहे। हालांकि भाजपा को हासिल स्पष्ट बहुमत के मद्देनजर अब उनका असर बहुत कम रह गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली बयानबाजी और पुनर्वितरण की योजनाओं के मिश्रण के जरिए राज्य में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई खुद अपनी सीट हार गए। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने दीर्घकालिक योजना के दम पर निर्णायक जीत हासिल की है। राज्य के राजनीतिक इतिहास, दागी चुनाव प्रक्रिया और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की राजनीति की ढलान ने उसकी कामयाबी में मदद पहुंचाई। बंगाल भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और हिंदुत्व के विचारों का केंद्र रहा है। अन्य जगहों पर फैलने से काफी पहले हिंदुत्व के विचार यहीं पनपे और क्षेत्रीय पहचान की भावना यहां काफी प्रबल रही है। भाजपा ने सालों की सुनियोजित रणनीति के जरिए राज्य की एक सीमित आबादी को अपने सर्वव्यापी राष्ट्रवादी विमर्श में दीक्षित कर दिया। महाराष्ट्र, असम और ओडिशा की क्षेत्रीय राजनीति को अपने आगोश में समा लेने के बाद भाजपा ने अपना पूरा ध्यान पश्चिम बंगाल पर केंद्रित किया और आखिरकार फतह हासिल की। टीएमसी के सामने अब अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। उसकी संस्थापक नेता ममता बनर्जी 71 साल की हो चुकी हैं और उसके कार्यकर्ता व मतदाता अब भाजपा के दबाव में आसानी से आ सकते हैं। ये चुनाव भारत के इतिहास में सबसे दागदार चुनाव भी था। लगभग 27 लाख लोगों के नाम मनमाने ढंग से मतदाता सूची से हटा दिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर हुए इस गंभीर हमले के प्रति अनुचित नजरिया अपनाया। अगर ये आने वाले वक्त का संकेत है तो ये गंभीर चिंता का सबब है। तमिलनाडु में अभिनेता सी जोसेफ विजय की अगुवाई वाली नवगठित राजनीतिक पार्टी टीवीके ने शानदार आगाज किया है। द्रमुक डीएमके के राज्य में पहली बार सत्ता संभालने के बाद विजय ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जिनका रिश्ता दोनों प्रमुख त्रिवर दलों में से किसी से भी नहीं है। ये तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव है। यूं तो उनकी लोकप्रियता अब स्थापित हो चुकी है, लेकिन शासन की जटिलताओं से निपटने और भाजपा तथा केंद्र के साथ रिश्तों को संभालने में उनकी सूझबूझ का इम्तिहान पहले दिन से ही होगा। भले ही डीएमके की अगुवाई वाले गठबंधन, अन्ना द्रमुक एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन और अकेले चुनाव लड़ रही टीवीके के बीच मत प्रतिशत का फासला बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले और फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली ने टीवीके को भारी बढ़त दिलाई। डीएमके को राज्य भर में ज्यादा समान रूप से वोट मिले, जबकि टीवीके और एआईएडीएमके के वोट कुछ चुनिंदा प्रभाव वाले क्षेत्रों में केंद्रित रहे। इससे सीटों के अनुपात में उन्हें बेहतर नतीजे हासिल हुए। विजय को नया चेहरा होने का फायदा मिला और मतदाता एक नए प्रयोग को आजमाने को तैयार दिखे। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ की भारी जीत उतनी ही उल्लेखनीय है जितनी सीपीआईएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ का निराशाजनक प्रदर्शन। एलडीएफ की हार की मुख्य वजह निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। उन्होंने अस्वाभाविक तरीके से राज्य और खासतौर पर वामपंथियों के लिए व्यक्ति पूजा का मंच तैयार किया। भाजपा ने ऐतिहासिक रूप से 3 सीटें जीती हैं, लेकिन केरल में सत्ता में बदलाव की परंपरा को बहाल करते हुए यूडीएफ की वापसी भाजपा की महत्वाकांक्षाओं पर विराम लगा सकती है। कांग्रेस के सामने फौरी चुनौती ये है कि वो मुख्यमंत्री पद के 3 संभावित उम्मीदवारों केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला में से
किसी एक का चयन सौहार्दपूर्ण ढंग से करे। इन चुनाव के नतीजों से भाजपा के आंतरिक समीकरणों में गृह मंत्री अमित शाह की हैसियत और मजबूत हुई है, क्योंकि पार्टी कई हित समूहों और महत्वाकांक्षी नेताओं को समेटे एक विशाल संगठन के रूप में विकसित हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में शाह प्रमुख रणनीतिकार थे और असम में शर्मा उनके साथ मजबूती से जुड़े हुए रहे। पार्टी के तमाम संगठनों के पुनर्गठन और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल से आने वाले दिनों में उनका दबदबा साफ तौर पर दिखाई देगा। भाजपा विभिन्न इलाकों और सामाजिक समूहों में अपना प्रभाव बढ़ाने की अपनी क्षमता एवं इच्छा शक्ति के बूते अक्सर मानदंडों को दरकिनार करते हुए भारत के संघीय लोकतंत्र पर भारी दबाव डाल रही है। जैसा कि हाल ही में परिसीमन विधेयक पर संसद में हुए मतदान से जाहिर हुआ, डीएमके और टीएमसी संसद के अंदर और बाहर विपक्षी राजनीति के मजबूत स्तंभ रहे हैं, लेकिन चुनाव में इन दोनों पार्टियों की हार और असम तथा पश्चिम बंगाल में मिली जीत से उत्साहित भाजपा को एक पक्षवाद की राह पर आगे बढ़ने का प्रलोभन और हौसला मिलेगा। देश और लोकतंत्र के हित में भाजपा के लिए यह बेहतर होगा कि वो विविध आकांक्षाओं के प्रति उदार और संवेदनशील रुख अपनाएं। वहीं टीएमसी और डीएमके जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक लामबंदी के मंचों को नई चुनौतियों के अनुरूप ढलना होगा। असम और केरल में भी क्षेत्रीय दलों को झटका लगा है, जो जनता की थकान और सोशल मीडिया द्वारा उकेरे गए व्यापक संदर्भों की ओर झुकाव को दर्शाता है। कांग्रेस के लिए ये नतीजे केरल में जीत, असम में हार और तमिलनाडु में एक गंवाए गए मौके के प्रतीक हैं। डीएमके और टीएमसी की हार विपक्ष की संभावित एकजुटता की राह खोलती है। इससे कांग्रेस को विभिन्न सामाजिक एवं अन्य हित समूहों को संगठित करने तथा उन्हें सक्रिय करने का मौका मिलेगा और वो भाजपा विरोधी राजनीति के एक मजबूत ध्रुव के रूप में अपनी हैसियत मजबूत कर सकती है।